29 अक्टूबर 2025 को कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को चौंका दिया। और हैरानी की बात यह है कि नासा समेत किसी भी बड़ी स्पेस एजेंसी को इसका जरा भी अंदाजा नहीं हुआ। 3i एटलस, जिसे लेकर वैज्ञानिकों में ये बहस जारी है कि ये एक एलियन मदरशिप है या कोई अनयूजुअल कॉमेट, उस दिन अपने पेरिहीलियन पॉइंट पर पहुंचा, यानी वो बिंदु जहां ये सूरज के सबसे करीब आता है, करीब 203 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर। इस दूरी पर सूरज का ग्रेविटी फील्ड एक कॉस्मिक इंजन की तरह काम करता है। पेरिहीलियन पर दिया गया सिर्फ एक छोटा सा थ्रस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री को पूरी तरह बदल सकता है। स्पेसक्राफ्ट इसी प्रिंसिपल पर एक्सेलरेट, डी-एक्सेलरेट या नए वर्ल्ड्स की ओर पिवट करते हैं। और अगर ये कोई मदरशिप हुई तो यही वो पल होता है जब वो अपने छोटे छोटे प्रोब्स को रिलीज कर सकती है ताकि सूरज की ग्रेविटी उन्हें दूर इंटरस्टेलर स्पेस की ओर फेंक दे। इस कॉन्सेप्ट पर हार्वर्ड एस्ट्रोफिजिसिस्ट एवी लोएब ने अपनी हालिया आर्टिकल में लिखा है कि अगर कोई इंटरस्टेलर मदरशिप वास्तव में मौजूद हो तो वो अपने पास से कई छोटे प्रोब्स को इसी तरह रिलीज कर सकती है जब वो सूरज के करीब से गुजर रही हो। अब यहाँ दो संभावनाएं साफ नजर आती है। पॉसिबिलिटी ए, 3i एटलस अपनी मौजूदा ट्रेजेक्ट्री पर बिना किसी बदलाव के चलता है, जैसे कोई नेचुरल इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट यानी एक साधारण स्पेस रॉक, या फिर हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया हुआ कोई अनयूजुअली एक्टिव कॉमेट। पॉसिबिलिटी बी, ये ऑब्जेक्ट एक ऐसा मनूवर कर सकता है जिसे ओबर्ट मनूवर कहा जाता है, यानी सूरज की ग्रेविटी को स्लिंगशॉट की तरह इस्तेमाल करके अपनी ट्रेजेक्ट्री को बदल लेना। अगर इसने पेरिहीलियन के समय रिवर्स थ्रस्ट बर्न अप्लाई किया हो तो ये अपने रास्ते को मोड़ भी सकता है, यहाँ तक कि अर्थ की दिशा में भी रीडायरेक्ट हो सकता है। ऐसा करने के लिए बहुत प्रिसाइज और पावरफुल थ्रस्ट की जरूरत होगी क्योंकि ऑर्बिटल ज्योमेट्री बेहद कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन ये थियोरेटिकली पॉसिबल है। अगर पहली पॉसिबिलिटी सच निकली और 3i एटलस एक नॉर्मल इंटरस्टेलर विजिटर की तरह बिहेव करता रहा तो हम बस एक और कॉस्मिक रिदम देख रहे हैं जो हमें पहले भी कई बार दिख चुके हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जब हमारे सोलर सिस्टम में प्रवेश करते हैं तो आमतौर पर एक हाइपरबोलिक ट्रेजेक्ट्री पर होते हैं। रॉक और वॉलेटाइल आइस का ढीला ढाला मिश्रण जो सूरज की हीट से गर्म होकर टूटने लगता है। उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है क्योंकि सतह पर मौजूद आइस वेपराइज होकर गैस जेट्स छोड़ता है, जैसे किसी केटल से उठती हल्की सी भाप। फिर जब ये जेट्स शांत हो जाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे स्पेस के अंधेरे में खोने लगता है। हर रात फेंटर होता जाता है जब तक कि वो पूरी तरह गायब न हो जाए। ऐसा व्यवहार 3i एटलस को 1i ओमुआमुआ और 2i बोरिसोव की श्रेणी में रखेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये बोरिसोव से सैकड़ों गुना भारी है और ओमुआमुआ से लाखों गुना विशाल, एक ट्रू लेवायथन इंटरस्टेलर स्केल पर। कई महीनों से दुनिया भर के टेलीस्कोप्स उसकी मोशन को ट्रैक कर रहे हैं, डेटा को मॉडल्स में फिट कर रहे हैं और उसके पाथ को रिफाइन कर रहे हैं। अब तक जो कुछ भी देखा गया है वो नेचुरल एक्सप्लेनेशन के दायरे में आता है। अगर ऐसा है तो ये हमें दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम्स की केमिस्ट्री की एक और झलक देता है, एक रेलिक जो तारों के बीच तैरता हुआ आया है और अपने साथ ये राज लेकर कि प्लैनेट्स कैसे बनते और खत्म होते हैं। एक नेचुरल इंटरस्टेलर कॉमेट अपने आप में ही कुछ कम अद्भुत नहीं होता, वो ये साबित करता है कि एलियन वर्ल्ड्स का डेब्री तारों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमता रहता है, कि किसी दूर की दुनिया के टुकड़े अचानक हमारी नजरों में गिर सकते हैं, बस एक झलक भर के लिए। लेकिन फिर आती है दूसरी संभावना, वो जो अनुभवी खगोल शास्त्रियों तक को असहज कर देती है। ये विचार कि 3i एटलस शायद पूरी तरह प्राकृतिक ना हो, केवल कल्पना पर आधारित नहीं है। जैसा कि एवी लोएब ने बताया है, इसका ऑर्बिटल ओरिएंटेशन यानी इसका मार्ग इक्लिप्टिक प्लेन के लगभग समानांतर है, सिर्फ 5 डिग्री के अंतर के भीतर। ये अपने आप में असामान्य है क्योंकि ज्यादातर इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स अलग अलग दिशाओं से आते हैं, न कि उसी पतली डिस्क से जहां हमारे ग्रह ऑर्बिट करते हैं। ये अलाइनमेंट भले ही असंभव नहीं है, मगर ये एक कोइंसिडेंस से ज्यादा कुछ जानबूझकर लगती है। और यहीं से उठती है सबसे रोचक बात। पेरिहीलियन पर ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल उस जगह पर था जहां से वो ऑबर्ट इफेक्ट का फायदा उठा सकता था। ये प्रिंसिपल स्पेसक्राफ्ट इंजीनियर्स को भली भांति पता है। जब कोई क्राफ्ट किसी ग्रेविटेशनल वेल के गहराई में होता है और वहीं प्रोपल्शन करता है तो उसकी वेलोसिटी में उतना बड़ा परिवर्तन होता है जितना दूर जाकर थ्रस्ट देने पर नहीं होता। सरल शब्दों में कहें तो एक स्पेसक्राफ्ट सूरज को एक एम्पलीफायर की तरह इस्तेमाल कर सकता है। करीब जाकर अपनी स्पीड के चरम पर इंजन्स को फायर करे और फिर एक जबरदस्त बूस्ट के साथ बाहर निकल जाए।
किसी कॉमेट के लिए ये सिर्फ फिजिक्स है, लेकिन किसी व्हीकल के लिए ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर 3i एटलस के अंदर किसी भी प्रकार का प्रोपल्शन सिस्टम मौजूद है, चाहे केमिकल, न्यूक्लियर या फिर कोई ऐसी तकनीक जिसे हम अभी समझ भी नहीं सकते, तो पेरिहीलियन वो सही पल था जब उसे इस्तेमाल किया जा सकता था। सिर्फ एक कंट्रोल थ्रस्ट उसके आउटबाउंड पाथ को लाखों किलोमीटर तक बदल सकता था, और अगर ये मनूवर अत्यधिक था तो ये ऑब्जेक्ट अपना रास्ता पलटकर वापस अंदर की ओर भी मोड़ सकता था। पृथ्वी से देखे जाने पर यह सब कुछ सूरज की रोशनी में छिपा हुआ होता। हमारी कोई भी ऑब्जर्वेटरी उस समय उसे नहीं देख पाती। कई बेहद अहम दिनों तक 3i एटलस हमारे सभी प्रमुख ऑब्जर्वेटरीज के लिए लिटरली इनविजिबल था, यानी कि वो सूरज की तेज रोशनी के पीछे पूरी तरह छिप गया था। और यही वो समय था जिसने वैज्ञानिकों और थियरिस्ट्स को सबसे ज्यादा असहज कर दिया। एवी लोब जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर कोई इंटरस्टेलर क्राफ्ट कभी अपनी कक्षा या ट्रेजेक्ट्री को बिना पकड़े गए बदलना चाहे, तो ऐसा करने का सबसे परफेक्ट मौका यही होता है। पेरिहेलियन के दौरान जब वो सूरज के बिल्कुल पास होता है और कोई भी टेलीस्कोप उसे ट्रैक नहीं कर सकता। अब जब वो फिर से उभरेगा हफ्तों बाद, तभी एस्ट्रोनॉमर्स उसकी एक्चुअल पोजीशन और स्पीड को कंपेयर कर पाएंगे कि क्या वो उसी राह पर है जो मॉडल्स ने प्रिडिक्ट की थी, या उसने अपनी दिशा में सटल मगर मीनिंगफुल बदलाव किया है। अगर सब कुछ वैसा ही रहा तो कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। एक इंटरस्टेलर विजिटर आया और चला गया, लेकिन अगर उसके पाथ में जरा सा भी बदलाव पाया गया तो सवालों की बाढ़ आ जाएगी। सोचिए अगर उसका कोर्स थोड़ा भी इनर सोलर सिस्टम की तरफ मुड़ जाए, यहाँ तक कि अर्थ के ऑर्बिटल नेबरहुड की दिशा में भी, तो वो एक प्लैनेटरी एनकाउंटर बन सकता है। क्योंकि 3i एटलस का आकार बहुत बड़ा है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी किसी भी संभावित टकराव पर अनइमेजिनेबली हाई होगी। साइंटिस्ट के अनुसार अगर वो टिपिकल इंटरस्टेलर स्पीड से चल रहा है, तो उसके टकराने पर उतनी एनर्जी रिलीज हो सकती है जितनी पृथ्वी के सारे न्यूक्लियर वेपन्स एक साथ एक्सप्लोड करने पर भी नहीं निकलती। ऐसा टकराव सीधे शब्दों में कैटास्ट्रॉफिक होगा। उसकी कॉम्पोजिशन और एंगल के हिसाब से वो सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा क्रेटर बना सकता है, आसमान को महीनों तक अंधकारमय कर सकता है, या ग्लोबल क्लाइमेटिक कोलैप्स की शुरुआत कर सकता है। लेकिन सबसे डरावनी बात तब आती है कि शायद हम इसे समय पर देख ही ना पाएं, क्योंकि 3i एटलस की पेरिहेलियन ज्योमेट्री हमारी इंस्ट्रूमेंट्स को उस क्रूशियल मोमेंट पर पूरी तरह ब्लाइंड बना देती है। ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप सूरज की ग्लेयर के पार नहीं देख सकते, और रडार सिस्टम्स इतनी दूरी पर काम नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में केवल वही ऑब्जर्वेटरीज मदद कर सकती हैं जो स्पेस में मौजूद हों, जैसे मार्स के पास या सन अर्थ लग्रांज पॉइंट्स पर। मगर हमारे पास अभी ऐसी कोई डेडिकेटेड सिस्टम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 3i एटलस ने उस समय अपना पाथ बदला, चाहे वो नेचुरल कारणों से हुआ हो या किसी इंटेलिजेंट कंट्रोल की वजह से, तो हमें तब तक पता नहीं चलेगा जब तक वो फिर से सूरज के पीछे से बाहर ना आ जाए। और जब तक वो दिखेगा, तब तक कई दिन या हफ्ते बीत चुके होंगे। एक ऑब्जेक्ट जो प्रति सेकंड दसियों किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा हो, उसके लिए ये डीले लाखों किलोमीटर के अनदेखे सफर के बराबर है। ऐसे सिनारियों में नासास प्लैनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस तुरंत एक रैपिड रिस्पांस ऑपरेशन शुरू करेगा। दुनिया भर की ऑब्जर्वेटरीज को अलर्ट किया जाएगा। सभी टेलीस्कोप नेटवर्क्स उस ऑब्जेक्ट को फिर से लोकेट करने की कोशिश करेंगे, उसकी नई ऑर्बिट को रिफाइन करेंगे और इम्पैक्ट प्रोबेबिलिटीज यानी संभावित टकराव के चांसेस को कैलकुलेट करेंगे। एजेंसी अपने इंटरनेशनल पार्टनर्स को प्रिलिमिनरी रिस्क बुलेटिन्स भेजेगी, और साथ ही सिमुलेशन प्रोटोकॉल्स एक्टिवेट होंगे, यानी वो इमरजेंसी ड्रिल्स जो हर संभावित खतरे की स्थिति के लिए तैयार रखी जाती हैं। एवी लोब इसे कहते हैं द एसिड टेस्ट ऑफ आवर रेडीनेस फॉर इंटरस्टेलर सरप्राइजेस। इसी बीच चाइनाज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA, जो हाल के वर्षों में अपने डीप स्पेस ऑब्जर्वेशन नेटवर्क को तेजी से बढ़ा रहा है, वो भी पैरेलल ट्रैकिंग शुरू करेगा। उनके रडार एरेज और ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स वेस्टर्न ऑब्जर्वेटरीज के डेटा को सप्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि राजनीतिक कारणों से इंफॉर्मेशन शेयरिंग सीमित रह सकती है। बेस्ट केस सिनेरियो में वैसा ही इंटरनेशनल कोऑपरेशन देखने को मिलेगा जैसा पहले प्लैनेटरी डिफेंस एक्सरसाइजेज में हुआ था।
नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और सीएनएसए साथ मिलकर इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व और एनालाइज करेंगे। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर कोई अनोमली दिखी, कोई ऐसा संकेत जो आर्टिफिशियल कंट्रोल यानी किसी इंटेलिजेंट मैनूवर की ओर इशारा करे, तो मामला तुरंत साइंटिफिक इंक्वायरी से निकलकर नेशनल सिक्योरिटी के दायरे में चला जाएगा। अब सवाल उठता है कि अगर ट्रेजेक्ट्री सच में अर्थ की ओर मुड़ जाए तो मानवता क्या कर सकती है? इसका जवाब उतना ही सोबरिंग है जितना डरावना। हमारी प्लैनेटरी डिफेंस कैपेबिलिटीज इस वक्त पूरी तरह अर्ली डिटेक्शन पर निर्भर है, यानी हमें खतरे को सालों या दशकों पहले जानना पड़ता है। 2022 में हुई डार्ट मिशन जैसी कोशिशें ये साबित करती हैं कि काइनेटिक इम्पैक्टर्स किसी एस्टेरॉयड का ऑर्बिट थोड़ा बदल सकते हैं, अगर हमारे पास समय हो तो। लेकिन 3i एटलस जैसी ऑब्जेक्ट जो पहले से ही बहुत नज़दीक और 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही हो, उसके लिए ऐसा करना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। हमारे पास ना तो लॉन्च करने का समय होगा, ना इंटरसेप्ट करने का मौका, और ना ही मीनिंगफुल तरीके से उसे डिफ्लेक्ट करने की क्षमता। न्यूक्लियर ऑप्शंस भी थ्योरेटिकली तो संभव है, मगर प्रैक्टिकली अनटेस्टेड है और पॉलिटिकली तो बेहद विवादास्पद। ऐसी स्थिति में अगर ये ऑब्जेक्ट आर्टिफिशियल निकला तो हमारे पास एक ही एडवांस्ड ऑप्शन बचेगा, कम्युनिकेशन। आवी लोब का कहना है कि अगर कभी हमें किसी इंटरस्टेलर प्रोब के आर्टिफिशियल होने के पुख्ता सबूत मिल जाए तो ये डिस्कवरी पूरी मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे बड़ा साइंटिफिक मोमेंट होगा। लेकिन साथ ही वो ये भी चेतावनी देते हैं, कॉन्टैक्ट डजंट ऑलवेज मीन कम्युनिकेशन। यानी अगर किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने कभी प्रोब भेजा भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे बात करना चाहती है या फिर हम उसे समझ भी पाएंगे। लोब के मुताबिक 3i एटलस जैसी ऑब्जेक्ट्स टेक्नोलॉजिकल रेलिक्स भी हो सकती हैं, जैसे पुराने सैटेलाइट्स जो अब काम नहीं करते, या सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोब्स जिन्हें अरबों साल पहले किसी एलियन सिविलाइजेशन ने भेजा हो। ऐसे प्रोब्स कॉस्मिक डेब्री की तरह स्पेस में घूमते रह सकते हैं, कभी किसी स्टार सिस्टम के पास से गुजरते हुए और कभी किसी प्लैनेट की ग्रेविटी में अटकते हुए। इस थ्योरी के मुताबिक अगर 3i एटलस सच में आर्टिफिशियल हुआ तो इसका बिहेवियर हमें उसकी पर्पस के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। क्या वो किसी सिग्नल को रिसीव कर रहा है, क्या वो किसी नेटवर्क का हिस्सा है, या बस एक डेरिलिक्ट ऑब्जेक्ट है जो अपनी ओरिजिनल फंक्शन खो चुका है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट सच में अर्थ की ओर आ रहा हो तो हमें शायद तब तक पता ही ना चले जब तक वो हमारे बहुत करीब ना पहुंच जाए, क्योंकि इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाली ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना बेहद मुश्किल होता है। उनकी लाइट बहुत फेंट होती है और ट्रेजेक्टरी इतनी अनप्रेडिक्टेबल कि टेलीस्कोप्स उन्हें लंबे समय तक ट्रैक नहीं कर पाते। तो सवाल अब सिर्फ ये नहीं कि 3i एटलस क्या है, बल्कि ये भी क्या हम रेडी हैं अगर ये कुछ ऐसा निकला जो हमारी समझ से परे हो। 29 अक्टूबर की रात चीन की ओर से एक ऑफिशियल बुलेटिन जारी हुआ, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसने ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी में अचानक हलचल मचा दी। इस रिपोर्ट में चाइनाज मार्स ऑर्बिटर तियानवेन-1 से जुड़ी कुछ क्लासिफाइड विजुअल डेटा का जिक्र था, जो कथित तौर पर 3i एटलस के पेरिहीलियन पैसेज के दौरान कैप्चर की गई थी। कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर वही फुटेज लीक होने लगी। लो रेजोल्यूशन इंफ्रारेड विजुअल्स जिनमें एक चमकदार ऑब्जेक्ट को स्पेस के वैक्यूम में मैन्यूवर करते हुए देखा जा सकता था। फुटेज में वो ऑब्जेक्ट एक पल स्टेशनरी दिखाई देता है और अगले ही फ्रेम में अपनी ट्रेजेक्टरी से कुछ डिग्रीज मुड़ जाता है, जैसे किसी कंट्रोल्ड थ्रस्ट के बाद कोर्स बदल रहा हो। चाइनीज सोर्सेज ने इस लीक पर कोई ऑफिशियल कमेंट नहीं किया, लेकिन बीजिंग के कुछ इनसाइडर्स ने इसे प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ नॉन वेरीफाइड डेटा कहा। वहीं दूसरी ओर इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स और यूएफओ कम्युनिटीज का कहना है कि ये अब तक का सबसे क्रेडिबल विजुअल एविडेंस हो सकता है कि 3i एटलस पूरी तरह नेचुरल नहीं है। नासा ने फिलहाल इस पर कोई ऑफिशियल स्टैंस नहीं लिया, मगर जेपीएल इनसाइडर्स के अनुसार यूएस ऑब्जर्वेटरीज ने उसी दिन स्पेक्ट्रल अनोमलीज रिकॉर्ड की थी, ऐसे लाइट सिग्नेचर्स जो किसी टिपिकल कॉमेट से मैच नहीं करते। अब दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ वे जो मानते हैं कि ये लीक सिर्फ डेटा मिसइंटरप्रिटेशन है, और दूसरी तरफ वो जो कहते हैं हम शायद अपनी कॉस्मिक नेबरहुड में अकेले नहीं हैं। इस रहस्य के बीच 3i एटलस अब सूरज से दूर जा रहा है, स्पेस के उस अंधेरे की ओर जहां हमारे टेलीस्कोप्स भी फेड होने लगते हैं। किसी को नहीं पता कि अगली बार ये ऑब्जेक्ट कब या कहां दिखेगा, या क्या कभी फिर दिखेगा भी। लेकिन एक बात तो साफ है,
इसने हमें एक सवाल के सामने खड़ा कर दिया है जिसका जवाब अब भी अनकहा है। अगर ये एलियन वार्निंग थी तो क्या हमने उसे समय पर सुना? युगवचन को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो, और लाइक करना मत भूलना।